देवस्य धीमहि। और एक बार, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुजनों एवं मेरे समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे दोस्तों को सादर प्रणाम। फूल है, फूलों पर भावरों की गुंजन है, या माँ शारदे के चरणों में वंदन है। फूल में भावरों की गुंजन है, या माँ शारदे के चरणों में वंदन है। सद्दिन संपन्न जीवन हो सबका, इस सुवेले पर आप सभी का वंदन, आप सभी का अभिनंदन। तो चलिएगा, राज्य गीत के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ जमेश्वर भावना एवं महानदी अपार इंद्रावती है पखरे तोर पैया माओ पावे परा तोरे भुइया। जय ओ छत्तीसगढ़ मैया। तो है बिटिया सही घाट डुगरी पार चंदा सूरज बने तोर नैना। सोनेहा धाने के संग लुगरारी रंग सोनेहा धाने के संग लुगरारी रंग तोर बोली हवै सोगर मैना। अचरा तोर डोलावै पूरवैया रायगढ़ हावे सुगत तोरे मोर मुकुट। रायगढ़ हावे सुगत तोरे मोर मुकुट। सरगु जायो बिलासपुरे भैया सरगु जायो बिलासपुरे भैया। रायपुर कन्हा सजनी घाटे सुखल भवै। रायपुर कन्हा सजनी घाटे सुखल भवै। दूर के बस्तर सोहले पैसनिया। नावे माओ पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। बग जाओगी रग बगले जगमगागी घर दुआरी अंगना। आज बड़ भाग पधारी आए पहुना। आओ मोरे पहुना स्वागते मोरे मंगना। मने माँ मंजिरा बाजे मादर बाज तन सुआसर गुल पेड़ मकर वो संग मकर वो करे माँ। आओ
मोरे पहुना स्वागते मोरे अंगना गंगा जल में पाँव पखाराओ रूढ़ी चंदन माथ नवावा आरती करो करो वंदना खुरमी ठेठरी थाली सजावा आए पहुना आओ मोरे पहुना स्वागत है मोरे अंगना मोरे पहुना स्वागत है मोरे अंगना। धन्यवाद। काबिल लगता
दिए रानी। आज हमारा एनएसएस डे है, तो आज सभी विद्यार्थियों को और समस्त स्टाफ यहाँ जितने भी सब उपस्थित हैं, सभी सज्जनों को आज मैं बधाई देना चाहता हूँ राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की। तो राष्ट्रीय सेवा योजना की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की। और राष्ट्रीय सेवा योजना जो है समाज के सेवा के लिए काम करने वाला एक संगठन है, तो आज का दिवस इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल मैं यहाँ पे वो कार्यक्रम तो आप संचालित करेंगे और उसकी औपचारिकताओं के बाद में, लेकिन अभी जब तक ये सब व्यवस्थित हो रहा है तब तक हम महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं। वो है कैरियर काउंसलिंग। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि हम लोग कौन सी विषय को चुने, खासकर 9वीं 10वीं के बाद ये समस्या आती है। और किसी विषय को चुन लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट के आधार पर कम और अड़ोस पड़ोस को देख के ज़्यादा, तब हम लोगों को कैरियर के आगे चल के हम लोगों के साथ समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमको 12वीं के बाद क्या करना है, कौन सी ब्रांच में जाना है, अभी कौन सा फैकल्टी, कौन से हमारे कैरियर में हमारे स्कोप है ज़्यादा, अभी इस समय किस चीज़ का चल रहा है, हम किस में अपने कैरियर को बनाएं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। तो इसके संबंध में हम लोग हर शनिवार को थोड़ा थोड़ा सा सेशन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फैकल्टी है, आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है और एग्रीकल्चर है। सभी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे होते हैं और उन सबको ये पता होना चाहिए कि हम 12वीं के बाद में क्या लें और हम लोग अपने कैरियर को अच्छा बना सकें, एक अच्छा अर्निंग कर सकें। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, साइंस से ही पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। सारी बातें आज नहीं हो पाएंगी तो हम लोग हर शनिवार को कुछ कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो 2 ब्रांच में बटे होते हैं, विशेष रूप से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले। केंद्रीय विद्यालयों में और बहुत सारे विद्यालयों में तो दोनों विषय लेने का भी ऑप्शन होता है। लोग हिंदी को छोड़ देते हैं और बायो ले लेते हैं, मैथ्स वाले। मतलब विद्यार्थी मैथ्स भी लेता है, बायो भी लेता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है और एक इंग्लिश पढ़ लेता है, हिंदी को छोड़ देते हैं। ऐसा ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो आप सोचिए कि ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, 12वीं में हम लोग पढ़ा करते थे, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, वो लोग पीईटी भी, उसमें पीईटी और पीएमटी हुआ करता था, तो पीईटी भी पास करते थे और पीएमटी भी पास कर लेते थे। यानी डॉक्टर की परीक्षा, प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, इसको भी पास करते थे। मतलब सोचिए आप, जो पीएमटी और पीईटी दोनों को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसी तैयारियों की जरूरत पड़ती है जिसके लिए समस्त हम विद्यालय के शिक्षक आप लोग को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए कि हम लोग 12वीं के बाद में उस परीक्षा को निकाल सकें जिसके फॉर्म आजकल भरे जाते हैं। तो फिर भी यहाँ पे तो वैसी स्थिति नहीं है, या बायोलॉजी लिए हुए हो या मैथमेटिक्स लिए हुए हो। तो आप लोगों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम लोग जेईई का एग्ज़ाम, जिसको ऑल इंडिया ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था, जिसको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं हम लोग, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए जो गणित लिए हैं उनके लिए जेईई का एग्ज़ाम होता है। स्टेट में पीईटी अभी भी चल रही हैं, लेकिन पूरे नेशनल वाइड जो हैं उसमें जेईई का एग्ज़ाम होता है। तो उस परीक्षा से पास करके हम देश में इंजीनियरिंग सेवा में हम देश की सेवा कर सकते हैं। 5 साल 4.5 साल का अलग अलग कोर्स है, मोटे तौर पे 5 साल का, क्योंकि आर्किटेक्ट का अलग होता है और बाकी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह अन्य ब्रांचेस का भी अलग होता है। तो इसमें आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद में जैसे कि आईएएस की परीक्षा होती है, वैसे ही भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईईएस की परीक्षा भी अलग से होती है। यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है। उसको पास करके आप देश के बहुत नामी जो संस्थाएं होती हैं उसमें एक जैसे आईएएस कलेक्टर होते हैं, आईपीएस पुलिस अधिकारी होते हैं, ऐसी सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो जनरली कम होते हैं और बिल्कुल छन के आए रहते हैं, हम ये मान लेते हैं कि गणित जो 11वीं 12वीं में लिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, जो गणित पे बहुत रुचि रखता है। गणित में आपको विशेष रूप से बहुत सारे असंख्य सवालों को हल करने होते हैं, यानी विशेष हमको मेहनत की जरूरत पड़ती है। और ऐसे लोग से अपेक्षा, ऐसे विद्यार्थियों से अपेक्षा होती है कि वे आगे चल के जेईई एग्ज़ाम जरूर क्रैक करें। इसके बाद बायोलॉजी वाले, तो बायोलॉजी का स्कोप इतना ज़्यादा वाइड, अब इतना ज़्यादा वर्सेटाइल हो गया है, यानी बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लोग के लिए चारों ओर अभी विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जब से कोरोना आया है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी बहुत डिमांड बढ़ी है। पूरे हॉस्पिटल की संख्याएं बढ़ी हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है।
तो मैं आप बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से ये रहेगा कि कैरियर में अपना चुने आप, तो सबसे कम में क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा में तो आप लोगों को नीट का एग्ज़ाम का आपको सोचना चाहिए कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लिखा रहे हैं। हमारे यहाँ जो कलेक्टर हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर 2 लोग लिखते हैं, एक PhD करते हैं वो भी लिखते हैं, और एक जो MBBS करते हैं वो भी लिखते हैं। तो हमारी कलेक्टर साहिबा जो है वो डॉक्टर है, वो ह्यूमन डॉक्टर है, यानी कि हमारे जो डॉक्टर जो इलाज करते हैं ना वो डॉक्टर है, PhD नहीं। और कुछ लोग जो होते हैं वो PhD करते हैं, वो भी डॉक्टर लिखते हैं सामने। तो वो लोग जो डॉक्टरेट करते हैं, PhD करते हैं, फिलॉसफी डॉक्टरेट बोलते हैं उनको हम लोग, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये डॉक्टर हैं, यानी अगर आपको कहीं मैडम आई यहाँ पे और आपको बस तबीयत खराब लग रही है तो आप बोल दी मैडम अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो तुरंत आपको कोई दवाई भी सजेस्ट कर देंगे कलेक्टर मैडम, तो वो डॉक्टर का काम है। तो सोचिए डॉक्टर होने के बाद में वो खुद एक उदाहरण है, उन्होंने नीट क्वालिफाई किया होगा, वो डॉक्टर बनी है, और डॉक्टर बनने के बाद IAS का एग्ज़ाम भी और दिए। तो IAS का एग्ज़ाम तो आर्ट वाले, कॉमर्स वाले सभी दे सकते हैं, और ये ग्रेजुएट के बाद ही दे सकते हैं, BSc BA और BCom दे के भी कर सकते हैं उसको। तो अगर बहुत टैलेंट है, हम लोग अच्छी तैयारी करें तो उसके बाद भी हम ये परीक्षा दे के पास कर सकते हैं और कलेक्टर बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, SP बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो फिलहाल बायो वाले के लिए मैं ये कह रहा था कि आप लोग इसमें नर्सिंग आप कर सकते हो। नर्सिंग में बहुत सारे होते हैं, बॉय नर्स भी होते हैं और ये नर्स भी होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों इसमें होता है। उसको नर्सिंग ही बोलते हैं, नर्सिंग यानी सेवा करना होता है, तो इसका कोई फीमेल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वार्ड बॉय जैसे शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग इसमें रहता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में बायोलॉजी वाले के लिए बहुत स्कोप होता है, पैथोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, और इसके बाद आगे आप स्वास्थ्य सेवा में जा सकते हैं बायोलॉजी वाले। तो साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन, ये 2 लाइन तो ऐसा है कि जो सबसे पहले हमको नज़र आता है और हम उसमें जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी का उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है, तो उसके बाद हमारे पास प्लेन BSc है, BSc IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके, फिर BSc के साथ में बहुत सारे और भी, अभी BSc B.Ed भी चल रहा है, जिसको शिक्षिका बनना है, टीचर बनना है। तो टीचर बनने हैं तो B.Ed करना पड़ता है। तो आजकल BSc B.Ed यानी BSc करते करते वो 4 साल का कोर्स है, तो परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन उसमें राय सर के सुपुत्र जो है वो BSc B.Ed कर रहे हैं दुर्ग के कॉलेज में, तो आप उनसे मिल सकते हो कि सर वो परीक्षा कैसे होती है। यानी मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला, उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हमारे पास मौजूद भी है। तो ज़्यादा डिटेल लेना है तो इनके लड़के कभी आएंगे तो हम यहाँ बुला भी सकते हैं कि BSc B.Ed में पढ़ाई कैसी होती है, करना चाहिए कि नहीं, कि B.Ed अलग से 2 साल का कोर्स करना चाहिए, वो अनुभव भी आपको मिल सकता है। तो BSc B.Ed या BA B.Ed या इस प्रकार से आप ग्रेजुएशन करते हुए B.Ed भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि हमको 12वीं के बाद क्या करना है। लेकिन हम लोग में से सब लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बहुत सारी जगह नहीं जा पाते, हमारे परसेंट भी कई बार कम होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने यहीं के पास के कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब ऐसे पास के कॉलेज में ही पढ़ेंगे। और वहाँ पे पढ़ने के बाद में, और कुछ लोग का उसमें भी एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो प्राइवेट देते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की निराश होने की बात नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट करते हो तो मैडम, सरपंच मैडम जी आपका स्वागत है, और प्लीज़ यहाँ पे आइए ना, प्लीज बैठ जाइए। तो यहाँ पे समस्त जो अतिथि हमारे यहाँ, लाटिया जी आपका स्वागत है, आप सभी का, आप आसन ग्रहण कीजिए। तो सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर आए हुए हैं, और उन सबका ध्यान रखें, सभी शिक्षक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लेन जब हम लोग BSc या BA की बात जब कर रहे हैं, पास के कॉलेज में, चारामा कॉलेज में, आसपास के कॉलेज में आप जाते हो, तो यहाँ जाने के बाद भी आप लोगों अगर मेहनत कर रहे हो, कॉलेज कोई भी हो या प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो, अगर आप लोग लक्ष्य निर्धारित करके, अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं हुए पढ़ाई में, तो भी देर नहीं हुई है, ये भी मैं बता रहा हूँ। कई बार हमको ये लगता है कि अरे 8वीं निकल गया, 10वीं निकल गया, 12वीं निकल गया, और हम लोगों को बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, हम अपने आप को थोड़ा कमज़ोर सा भी महसूस करते हैं कि पता नहीं हम लोग आगे हो पाएगा कि नहीं। इसको आत्मविश्वास में कमी बोलते हैं। आज अभी इसी वक्त भी अगर हम लोग को लगे कि आज से अपन कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप समझ लीजिए आज से ये लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसका कोई समय नहीं है। 2 महीने की तैयारी मई जून में भी करके लोग जुलाई अगस्त में होने वाली परीक्षाओं को बहुत अच्छे ढंग से निकाल लेते हैं और बहुत अच्छे पदों में चले जाते हैं। और साल भर पढ़ने वाला व्यक्ति ने जो रोज रात भर पढ़ रहा है, विभिन्न तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को ये ना लगे, सबसे पहले अपने अंदर से ये लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। ये सबसे
फीलिंग होनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के मन में जो 6वीं से बैठे लेके यहाँ पे 12वीं तक, आप लोग सबसे पहले तो अपने अंदर में, किसी के अंदर में भी ये लग रहा है मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तो गणित नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, मैं बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाती, तो इसको आत्मविश्वास की कमी होती है ये, और आत्मविश्वास की कमी आपके टैलेंट को भी ख़त्म कर देगी। मैं कर सकता हूँ, मैं हो, मेरे से हो जाएगा, सबसे पहले तो ये करना है। मैंने एक बहुत अच्छा यहाँ आप लोग बधाई की बात है कि हम लोगों का, हम गणित विज्ञान क्लब की गतिविधि करने कहा, और हर शनिवार को आप सब लोग कुछ ना कुछ बना के ला रहे हैं। ये विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की, प्रशंसा की बात है। और ये सब चीज़ें ही आप लोगों को, ये इसमें बनाने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। यही सब चीज़ें तो दिमाग की एक्सरसाइज है जो हमको बाकी आगे की परीक्षाओं को क्रैक करने में मदद करती है, इनडायरेक्टली मदद करती है। हमको लगता है सिर्फ पढ़ने से पास होंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग जो सब काम देख रहे हैं ये हर कोई नहीं कर पाता है, जो भी कर रहे हैं हम लोग। ये वीडियो शूटिंग करना, उसका वीडियो बनाना, उसको एडिट करके जो महावीर सर जी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उस सब में सम्मिलित हैं जो आपको आगे चल के मुकाम हासिल करने में मदद करती हैं। मैं ज़्यादा समय, आप लोग की तैयारी हो जाए तो बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा समय इधर लेने का नहीं है। मैं अभी सब इकट्ठा हो जाए तब तक के लिए मैं ये सब बातें कर रहा था, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग की बातें हर शनिवार को हम लोग करेंगे 2 मिनट की। तो कार्यक्रम अगर चालू करने के लिए रेडी हो तो हम लोग यहाँ बंद करते हैं। आइए सर। हर स्वयं सेवक को हमेशा 24 घंटे अपने कार्य एवं निस्वार्थ के मुख्य उद्देश्य होते हैं। जिस बस्ती में हम रहते हैं उसका समुदाय कार्य एवं उसे समझना, बस्ती ग्राम समुदाय में पर्यवेक्षक स्वयं को समझना, बस्ती ग्राम के समुदाय के उन समस्याओं को आवश्यकतापूर्ण समाधान करना एवं सामाजिक दायित्व नागरिक बोध को, सिविक सेंस का विकास करना, कठिनाइयों एवं व्यवहारिक कठिनाइयों को अपने निरीकरण ढूंढने में शिक्षा एवं ज्ञान को लागू करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, समूह जीवन हेतु आवश्यक गुणों का विकास करना, बस्ती ग्राम समुदाय में सहभागिता सक्रिय करने हेतु कौशल योग्यता, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण एवं नैतिक गुणों का विकास करना, संकट एवं दैवी आपदाओं का सामना करना की दक्षता विकास, यह राष्ट्रीय योजना की समानता और एकता का व्यवहार है। लक्ष्य गीत गाना चाहते हैं। हे समाज के लिए उठे उठे उठे, समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सदैव सुंदरा सवार दे, स्वयं सदैव सुंदरा सवार दे। हम उठे उठे गजग हमारे संग साथियों, हम बड़े तो सब बड़ेंगे अपने आप साथी, जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। झारा झारा में होता है बोला ये जमाना, अरे माथेली पर चले अबे हमर मारा। जाकर सके करा तोरे सना, कर मथेली पर चले अब तोर तारा। हाय हाय कर्मा तू रुकी गबो मांगर के ताल मां, कर्मा तू रुकी गबो मांगर के ताल मां। संग संगे नाच लेबो, संग संगे नाच लेबो, चले ना ये साल मां। कर्मा तू रुकी गबो मांगर के ताल मां, कर्मा तू रुकी गबो मां। ला 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 ला,
झंकार हो या प्रेम की बौछार हो, हृदय में झंकार हो या प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से बहाती, सबको विद्या का अधिकार हो, सबको विद्या का अधिकार हो। बोलिए सरस्वती माता की जय। तो चलिए अब राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का उद्देश्य समाज सेवा द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है एवं इसका सिद्धांत वाक्य है नॉट मी बट यू, अर्थात मैं नहीं आप। और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना में हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी विभूति थे जो इस संसार में सबसे ऊपर मनुष्य है ये सबको बताया था। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश अमेरिका में जाकर भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वहाँ के लोगों को परिचय दिया था। वे महाभारत, पुराणिक और इत्यादि ग्रंथों के बारे में वहाँ के लोगों को बताया था। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और उन्हीं के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना था। मैं एनएसएस के संबंध में कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। एनएसएस इकाइयाँ उस गतिविधियों का आयोजन करती है जो समुदाय व समाज के लिए जरूरी हो। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना देश के युवाओं में व्यक्तित्व विकास करने के लिए युवा मंत्रालय कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह हम हर साल 24 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर सन 1969 को की गई थी और इस संगठन की स्थापना की बात आज़ादी की पूर्व से दिवंगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समय से चली आ रही है, जिसे अंतिम रूप 1969 में दिया गया। इस दिन आयोजित गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन एवं प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना एवं अन्य सामाजिक कार्य किया जाता है। और सभी देशों के निर्माण में यहाँ के आप जैसे युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज हमारे देश में करीबन 65% युवाओं की जनसंख्या है, जिनके कंधों पर हमारे देश के विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां हैं और बहुत से युवा भी इस देश के हित के लिए
विकास के लिए अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप देश और समाज के हित के लिए कार्य करते रहें और राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन से सभी युवा साथी एवं सभी से आग्रह है कि वे हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। बामन चिड़ैया में सुंदर सुवना थे, बामन चिड़ैया में सुंदर सुवना थे। और सुंदर सुंदर आखी और सन पुतरी ते पाखी, और सुरतिया लागी फिरतिया और संग मोरा, और सुरतिया लागी फिरतिया और संग मोरा। काला कली सहीनी साहे गोरी, गिरगी में देखना चाल तो, कारी घटा घन बदला छहे घुंघर वाला बाल तो। काला कली सहीनी साहे गोरी, गिरगी में देखना चाल तो, कारी घटा घन बदला छहे घुंघर वाला बाल तो। मनला हरैया के सुंदरे पाहुना, मनला हरैया के सुंदरे पाहुना। और सुंदर सुंदर आखी और सन पुतरी ते पाखी, बोली सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोरा, बोली सूरतिया लागे फिरतिया तोर संग मोरा। सादा निर्दोष करीब से कोई दरिया जरूर बहता है, ऐसा दरिया एनएसएस के छात्रों ने बहा है। एक बार तालियों से सुनिए। और चलिए, आज हमारे बीच एनएसएस दिवस था और साथ में पालक पालक सम्मेलन भी रखे थे। जितने पालक आए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और इस कड़ी में हम आशीष वचन के लिए बड़े सम्मान के साथ श्री बोधन राम लाटिया जी, जो शाला प्रबंध समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, उनको हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं। बच्चों, ज़्यादा देर का कार्यक्रम नहीं है, 5-10 मिनट का है। आप लोग जैसे सब कार्यक्रम को सुने वैसे हमारे बड़ों का आशीष सबको मिले, हम लोग ये चाहते हैं। और आइएगा आशीष वचन। राष्ट्रीय सेवा दिवस एवं पालक पालक सम्मेलन के उपलक्ष्य में आज जो आयोजन किया गया और इसके संस्था के प्राचार्य परम सम्माननीय गंगाले जी और सरपंच महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के क्षेत्र में अभी सर लोग बता रहे थे कि जो टॉप 10 में जो लाएगा उसको हवाई यात्रा है। मैं चाहता हूँ आज से जो बच्चे पीछे भी हो गए होंगे वो अभी से पढ़ाई और चालू कर दे। क्यों?
कि अभी से भी चालू करोगे तो भी टॉप 10 में आ सकते हो। और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी जो आयोजन होता है उसमें भी भाग लीजिए, क्योंकि खेल का भी बहुत महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मंच में उपस्थित हमर आज के संस्था के प्रचार बड़े भैया गंगराले जी, बोधन लाटिया जी, गांव के सरपंच महोदया जी, भारी जी, आज पालक सम्मेलन में उपस्थित सबो साला परिवार के ओर से साला परिवार आज पूरा कहना चाहिए आज ये सम्मेलन में उपस्थित आप समझना मोर तरफ से सादर जय जवाहर। बड़े खुशी की बात है कि आज पालक सम्मेलन में दूर दराज से अपन भाई मन आज बहुत जोरदार हमार बच्चे मन के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे में बहुत बड़ा मन खुशी लगी। अभी राय सर बता रही से शिक्षा के संबंध में, तो ये बात सुन के बहुत बड़े खुशी के संदेश में कहना चाहिए आपके पढ़ाए हुए बच्चे। मैं जिसके वो मेरे यहाँ का बच्चे हैं, मैं इसको ध्रुव कॉलेज एडमिशन में गए थे तो वहाँ मेरे को मिला झुमुक लाल लाटू जो एटीएम, उन दोनों के साथ हम लोग मैं यहाँ के पढ़ाई लिखाई और उसको मैं पूरा अवगत करवाया कि हायर सेकेंडरी विलेज है स्कूल इसके साथ कैसा चलता है, उसको मैं पूरा अवगत करवाया हूँ। वो खुश है और अभी तक के मैं समझता हूँ यहाँ के बच्चे देखता हूँ कुछ बच्चे कृषि कॉलेज में नांदगांव में हैं और कुछ बच्चे बिलासपुर में हैं। तो ये सब चीज़ को उसको मैं बहुत गहराई से मतलब अवगत करवाया हूँ। कुछ बच्चे रायपुर में हैं, कुछ बच्चे आपके ध्रुव में हैं। ये सब आप लोगों की बहुत बड़े जिम्मेदारी था कि हमारे इस संस्था के बच्चे को अदर जिला में भेजकर पढ़ाई करवा रहे हो, ये आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं अब क्या है, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ। अब 19 तारीख के पेपर में आप लोग देखे हो, है ना, 19 तारीख के पेपर में आप देखे हो आरक्षण के मुद्दा में कल हमारे बस्तर संभाग के 12 विधायक, एक सांसद और कमिश्नर के बीच में एक गोपनीय बैठक हो, उसमें मैं सम्मिलित था। आज सुबह 5 बजे आया। इस बात को मैंने इस स्कूल के संस्था के बारे में, क्योंकि कमिश्नर साहब जो है हमारी रिलेशन का है, हमारी समाज का है, उसको मैं यहाँ के स्कूल के लिए एक बहुत बड़े न्योता दे आया हूँ, स्वीकार किया। साथ ही साथ आज
जतिक हमर शाला परिवार के समस्त बच्चे, जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, मैं एक किसान पुत्र हूं और मैं किसानी करता हूं, है ना। साथ साथ कहना चाहिए समाज प्रतिनिधियों भी और कहना चाहिए क्षेत्र के हम लोग कहीं कहीं विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, हमारे बच्चे को मैं छोटा सा 2 शब्द का एक बात रखूंगा। हम किसान के बच्चे हैं और किसानी हमको कब करना है वो हमको मालूम है। हमारे बच्चे कहना चाहिए कब से स्कूल खुलता है, कब पढ़ाई करना है, क्या हमको मालूम है। अभी हमारे धान में कीट का प्रकोप लगा है, उसको हम जानते हैं, तो कब छिपना क्या करना है। तो ध्यान दें हमारे बच्चे, हमारे गुरुजन तो जरूर मेहनत कर रहे हैं। वो चाहता है यहाँ का स्कूल जिला राज्य स्तर पे टॉपर आए, ऐसा इन लोगों को भरपूर प्रयास है। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, साथ ही साथ बालक लोगों को अवगत कराऊंगा कि जरूर अपने बच्चे को घर में कुछ घंटा के लिए, कुछ समय के लिए, वास्तविक में राय सर बता रहे थे अभी कि जरूर 1 घंटा के लिए अपने बच्चे को देखो कल क्या हुआ और क्या हो कैसे। तो आने के पहले जरूर घर में 1 घंटा खोल के देखें, ताकि और जो 1 दिन के पहले में जो चीज़ें हमारे गुरुजन जो बताते हैं तो दूसरा दिन देखने और पढ़ने में तैयारी। हम किसान के बच्चे हैं, हम किसानी करते हैं तो खेत में सुबह नहीं सोचते, हम रात में तैयारी कर लेते हैं कि कल हमको उस खेत में क्या धान बोना है ना। तो हम सुबह सोचते नहीं, हम खेत में जाकर सोचते नहीं हैं, हम सोचते हैं शाम के रात पे सुबह लेके चलते हैं कि प्लाट में क्या धान बोना है। सुबह विचार करते हैं, रात में विचार कि उस खेत में क्या धान लेके। वैसे टाइप के कल क्या विषय है, क्या पढ़ाना है, कल का क्या पेपर, तो जरूर आप घर में जरूर अगर मान ले जाए मोटी मोटा अगर 6 घंटा तैयारी करो तो जो राय सर बता रहे थे वास्तविक में इस स्कूल का भविष्य बहुत बड़े ऊंचे में जाएगा। इस बात को हमारे समाज के बहुत बड़े प्रतिनिधि को मैं अवगत करवा चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। इनके साथ हमें एक कार्यक्रम रखा है और पहले से हमारे थैंक यू माह के आखिरी शनिवार को पालकों का शिविर तो पालकों में हमारे सबको बताया कि आप सबसे बड़े अभिभावक पालकों को जाएंगे। लेकिन मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने अभिभावक को स्कूल तक से पहुँचाया। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों के लिए जिन्होंने अपने अभिभावक को
विद्यालयों के साथ रहता है, स्कूल में माहौल रहता है, इन सारी बातों के बारे में वो जानता है या जानना चाहता है। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो बच्चों को भर्ती करके स्कूल में कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खा रहा है, कोई उसको चिंता नहीं। ज़्यादा जिम्मेदारी हम पे आ गई, कहाँ पे घूम रहा है उसको बुला करते हैं, बेटा ये नहीं करो, वो नहीं करो। ये जिम्मेदारी अगर हम सब मिलकर करें, उसके माता पिता करें, हम करें, तो निश्चित रूप से वो लड़का जो है उसका जो दिशा है सीधा इधर उधर नहीं भटके। जो बच्चे आज हमारे छत्तीसगढ़ में या प्रदेश में बच्चे आज है मुझे पैसा में गति मिल गई है, वो रास्ता भटक गया। जिम्मेदारी माता पिता की करता है, जिम्मेदारी गुरु जी जानेगा, गुरु जी करता है कि वो माता पिता जानेगा। इस तरह से दूसरे के ऊपर हम छोड़ देते हैं, इनसे हमारा बच्चा जो है उसको दूसरा शिक्षा नहीं मिल पाता। तो हम सब मिल करके हम एक अच्छा समाज का निर्माण करें, एक नेक इंसान, एक अच्छे चरित्रवान बच्चों का निर्माण करें, तभी हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। हम लोग अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि लक्ष्य 100% हमारा 100% बच्चे रोज विद्यालय है। शासन जिला प्रशासन का लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है कि 100% बच्चे विद्यालय आए और विद्यालय में पढ़ करके 100% उनका परीक्षा फल, ये उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ मेरा लक्ष्य होना चाहिए हमारे विद्यालय के बच्चे अच्छे पहुंचे पे जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, समाज सेवी बने, अच्छा किसान बने, वैज्ञानिक बने, सभी बच्चे सभी अच्छे रास्ते पे चले। एक और मैंने क्लास में पूछा था महत्व में कि बेटा मैं क्या करना चाहता है, तो एक छात्र ने कहा सर मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। तो बाकी बच्चे हंस पड़े। मैंने कहा जो आपके अच्छे कहाँ जो अच्छा इंसान बनेगा वो सब कुछ करेगा। तो ना करें, मैं ये चाहता हूँ और अभिभावकों को भी चाहता हूँ कि भैया आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे रोकें। आप उनके सामने गुटखा तंबाकू ना खाएं, क्योंकि आपसे वो सीखता है। घर में भी ऐसा माहौल ना बने कि हम लोग बुढ़ापू है, हिंसा है, गरीब है, शराब, इन सारी चीजों का सेवन ना करें। इससे हमारा समाज स्वच्छ होगा, स्वस्थ समाज, साफ सुथरा समाज, अच्छा लगेगा। गंदगी लोग उसका काम कोई गंदगी कर देते, रोज साफ कर, वो साफ कर देते। सर के लिए एक बार ताली बजाओ है।
संगीत